हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धार्थ वाजपेयी और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है रैंक सिक्योर आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। ये जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक, तो ज्योग्राफी क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर 4 है, जिसका नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स, या महासागर और महाद्वीपों का वितरण। कैसे इस पृथ्वी पर जो हम ओशियंस देखते हैं, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, जो ये महासागर हम लोग देखते हैं, ये कैसे जो थे, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये हम लोगों ने पढ़ा था अपने चैप्टर 2 में, जहाँ पर हम लोगों ने बिग बैंग थ्योरी पढ़ा था। अब क्या ये महासागर, जैसा कि आज हम लोग मानचित्र में देखते हैं, जो हमारे महाद्वीप हैं, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे एशिया हो गया, है ना, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, तो क्या ये स्टार्टिंग से ऐसे ही रहे हैं, या स्टार्टिंग में इनका जो आकृति थी, इनका जो स्ट्रक्चर था वो कुछ और था, और बाद में जाके ये आज इनका स्ट्रक्चर ऐसा हो गया? और क्या अगर ऐसा इसमें परिवर्तन हुआ है तो क्या ये भविष्य में भी और ज़्यादा परिवर्तित हो सकता है? तो इन सब टॉपिक के बारे में, इसके पीछे का जो रहस्य है, वो सब हमें किस में पता चलेगा? हमें पता चलेगा महासागर और महाद्वीपों का वितरण टॉपिक में। देखिए, इन सबसे पहले मैं आपसे फिर बोलना चाहता हूँ कि आपने अगर प्रीवियसली मेरे दो जो लेसन्स हैं उनको नहीं देखा है, तो प्लीज़ आप रैंक सिक्योर आईएएस के यूट्यूब चैनल पे जाइए, उनकी प्लेलिस्ट पे जाइए, और वहाँ पर ज्योग्राफी के दो टॉपिक्स हैं जो हम लोग कंप्लीट फिनिश कर चुके हैं। एक एक टॉपिक पे मैंने बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज अपनी तरफ से प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। हालांकि जो दायरा है वो एनसीईआरटी तक ही रखा गया है, तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप वो जो वीडियोज़ हैं उनको फिर से जाके एक बार देखें। जहाँ तक वीडियो के रिजोल्यूशन की बात है, देखिए आप सबको पता है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप मोबाइल में आप वीडियोज़ देखते हैं यूट्यूब में, तो आप देखते होंगे मोबाइल का, जैसे ये मोबाइल है, तो मोबाइल में इधर की तरफ 3 डॉट बन के आते हैं। उन 3 डॉट्स पर अगर आप क्लिक करेंगे ना, तो उसमें क्वालिटी या सेटिंग्स करके एक ऑप्शन आता है, तो वहाँ पर जाके आप 720 पिक्सल या 480 पिक्सल में सेट करके आप वीडियोज़ देख सकते हैं, जिस पे आपको अच्छा रिजोल्यूशन में वीडियोस देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर यही आप काम, जो यही वीडियोस जो है, अगर आप लैपटॉप में देखते हैं, तो लैपटॉप में अगर ये लैपटॉप की स्क्रीन है, तो जहाँ पर ऐसे वीडियो चल रहा होता है, तो आप देखेंगे वीडियो के इधर हॉरिजॉन्टल में यहाँ पर क्वालिटी लिख के ही आता है। तो उस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो उसमें कई सारे पिक्सल्स की क्वालिटी आएगी, तो उसमें क्वालिटी को जो है बढ़ाने की कोशिश करें। उससे क्या होगा कि आपका जो रिजोल्यूशन है वो थोड़ा सा बेटर होगा। दूसरा, हम लोग यहाँ से अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे रिजोल्यूशन में आपको वो जो वीडियोज़ हैं वो प्रोवाइड करे जा सकें। ठीक है, खैर ये तो बात हो गई इन सब चीज़ों की। तो हम लोग ये चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका क्या नाम है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स। अब देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स में, जैसा कि इंट्रोडक्शन में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि ये जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, जो हम अभी का विश्व का मानचित्र हम लोग देखते हैं, वर्ल्ड का जो फिजिकल मैप आप देखते हो, पॉलिटिकल या फिजिकल जो भी कह लो, तो क्या ये हमेशा से ऐसा ही रहा था? जैसे देखिए, हम लोग जब बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हैं, तो बिग बैंग थ्योरी में हम लोग क्या जानते हैं कि हमारी शुरुआत किससे हुई है? एक सिंगुलैरिटी से, यानी एक सिंगल एटम से, और फिर उसमें एक्सप्लोजन हुआ, और उसके बाद जो था वो ब्रह्मांड हमारा एक्सपेंड हुआ, और ये एक्सपेंशन जो था वो आज भी हो रहा है। यानी कि हमारा ब्रह्मांड जो था आज से कई बिलियन वर्ष पहले, अरबों वर्ष पहले जो था, वो बहुत छोटा बिंदु था, और आज हमारा ब्रह्मांड इतना विस्तृत हो चुका है, और ये लगातार बढ़ रहा है। तो भविष्य में भी हमारा ब्रह्मांड और विस्तृत होगा, सेम एज इट इज। अगर यहां पे बात करें ओशियंस की और कॉन्टिनेंट्स की, यानी कि महासागर और महाद्वीप की, तो हमारे महासागर, हमारे महाद्वीप, जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ, जब हमारी अर्थ बनी, तो क्या तभी से ऐसा मानचित्र था विश्व का? तभी क्या ये 5 कॉन्टिनेंट्स थे? तभी ये सारे महासागर इसमें क्या अवेलेबल थे? ऐसे ही अवेलेबल थे जैसी पोजीशनिंग इनकी आज है, कि अफ्रीका और अमेरिका के बीच में अटलांटिक ओशियन जो है, वो क्या तब भी था? तो इन सब रहस्यों से जो पर्दा उठेगा वो इस चैप्टर में उठेगा। तो देखिए, पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इन सब चीज़ों की उत्पत्ति कैसे हुई। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इन सब की जो आकृति है, जो इनका स्ट्रक्चर है, वो बेसिकली क्या ऐसा ही रहा है, या उसमें कुछ चेंज आए हैं, या भविष्य में अगर उसमें कुछ चेंज आए हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर उसमें कुछ चेंज आए हैं, तो इस बात की भी गारंटी है कि अगर बिग बैंग, जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ तब से लेकर आज तक अगर इसमें चेंजेस आए हैं, तो आगे भी इसमें चेंजेस आएंगे, इस बात की भी श्योरिटी है। तो वो चेंजेस कैसे होंगे, वो चेंजेस क्यों आएंगे, सबसे बड़ी बात कि उसके पीछे रीजन क्या है। ऐसी पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के बाहर ऐसी कौन सी क्रियाएं, ऐसे कौन से फिनोमेना, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं कि जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्टिनेंट है, हमारा जो ओशियन है, वो बदल रहा है। ठीक है, तो वो सारे, ये सारा जो ये इसके कॉन्सेप्ट हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे किसमें? इस टॉपिक पे। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी
का टॉपिक महासागर और महाद्वीपों का वितरण हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से। उसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि अगर आप अनअकैडमी प्लस का कोई भी कोर्स अवेल करना चाहते हैं तो आप यूज़ करिए कोड कौन सा, रैंक 10 कोड यूज़ करने से आपको क्या होगा कि सबसे बड़ा फायदा है आपकी जो फीस है उसमें आपको डिडक्शन मिल जाएगा, प्लस आपको यहाँ के सारे मॉक टेस्ट, यहाँ का सारा स्टडी मटेरियल, यहाँ पे जो वेल ट्रेंड फैकल्टी है उसके गाइडेंस में आपको आपके एग्ज़ाम की तैयारी करने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ा जो फ़ायदा है इसका वो ये है कि आरती मैम की गाइडेंस में आपको आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करिए अनअकैडमी प्लस को, और यूज़ कौन सा कोड करेंगे आप, रैंक 10 RANK10। ठीक है, सब कुछ कैप्स लॉक में। चलो ठीक है, तो अब ये सारी बातें होने के बाद हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। तो टॉपिक है हमारा, अब देखिए इस टॉपिक में शुरुआत इसकी यहीं से हुई कि भाई इसके बारे में जिज्ञासा जब जोग्राफर्स को, जो भूगोलवेत्ता जिसको बोलते हैं, उनके मन में ये प्रश्न आया कि क्या ये महाद्वीप और जो हमारे महासागर हैं ये क्या हमेशा से ऐसे ही रहे हैं, कि हमेशा से ऐसे नहीं थे, पहले कुछ और था अब कुछ और हो गया है और भविष्य में भी कुछ और हो सकता है। तो इसके बारे में सबसे पहला जो एनसीईआरटी जहाँ से स्टार्ट करती है, मैं भी वहीं से उसी टॉपिक से स्टार्ट करूँगा। सबसे पहला जो एक नाम आता है वो नाम याद करिए, इंपॉर्टेंट है, कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब्राहिम ओलिट्रियस करके नाम है, अब्राहिम ओलिट्रियस ऐसा कुछ करके नाम है। अब्राहिम नाम याद रखिए। अब्राहिम ओलिट्रियस जो थे, ये इनके मन में इन्होंने पहली बार ये संभावना, ये पॉसिबिलिटी बताई कि जो अफ्रीका है, जो अमेरिका है और जो यूरोप है, ये 3 कॉन्टिनेंट्स, अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप, तो अब्राहिम साहब ने ये बताया कि ये 3 कॉन्टिनेंट्स जो थे वो स्टार्टिंग में, ये आज जैसे आपको अलग अलग दिखते हैं, ये आज अलग अलग, ये तब अलग अलग नहीं थे। ये बहुत वर्षों पहले, करोड़ों वर्षों पहले ये क्या था, ये सब एक साथ थे। तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है, जैसे एनसीईआरटी का आप चैप्टर, जब भी एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं तो उसमें देखिए जो लास्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें सबसे पहला या दूसरा क्वेश्चन आपको मिलेगा कि वो कौन सा ऐसा जोग्राफर था जिसको पहली बार ये, जिसने पॉसिबिलिटी ये व्यक्त करी कि ये जो 3 कॉन्टिनेंट्स हैं ये आपस में जो थे वो मिले हुए थे, तो उनका नाम है अब्राहिम ओलिट्रियस। ठीक है, इसके बाद अगर फर्स्ट मैप की बात करें, फर्स्ट जो मैप था, फर्स्ट मैप किस चीज का, कि इन्हीं कॉन्टिनेंट्स का सम करके जो मैप बनाया गया था वो बनाया किसने, उनका नाम था एंटोनियो पिलिग्रिनी करके नाम है, तो याद रखिए आप, एंटोनियो नाम है। ठीक है, तो इनका नाम था अब्राहिम, जिन्होंने ये पॉसिबिलिटी बताई कि ऐसा ऐसा हो सकता है, पास्ट में ऐसा हुआ होगा, और इसी को मैप के फॉर्म में, यानी कि तीनों कॉन्टिनेंट्स को जोड़ दिया गया। जैसा आप अमेरिका देखते हैं तो अमेरिका ऐसा, ये जैसे नॉर्थ अमेरिका हो गया और उसके नीचे ऐसा करके ऐसे करके ऐसे साउथ अमेरिका हो गया। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, और अफ्रीका को देखते हैं आप, अफ्रीका को, तो अफ्रीका ऐसे करके अफ्रीका हो गया। मैं एग्जैक्ट नहीं बना पा रहा हूँ बट थोड़ा सा आप समझिए। और इसके ऊपर का जो ये पोर्शन है ये क्या हो गया, ये हमारा यूरोप हो गया। तो ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं इनका जो एक कंबाइंड मैप था, सबको जोड़ के जो मैप बनाया वो किसने बनाया था, एंटोनियो नामक व्यक्ति ने। तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों या जोग्राफर्स के मन में ये सवाल हमेशा चुभ रहा था कि यदि क्यों ना इसके बारे में कुछ मतलब रिसर्च करी जाए कि ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, ये कॉन्टिनेंट्स ये सब आज की डेट में अलग अलग हुए हैं, बट पहले क्या था, बहुत समय पहले ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स थे ये एक पार्ट था। ठीक है, तो इतना इंट्रोडक्शन से एनसीईआरटी स्टार्ट होता है। तो बेसिकली आपको ये 2 नाम जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो याद रखने हैं। ठीक है, कभी भी इनसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा सकता है, स्टेट पीएससी में पूछा जा सकता है, या फिर एसएससी में, या फिर किसी और गवर्नमेंट एग्जामिनेशन पूछा सकता है। यूपीएससी में आने के चांसेस बहुत कम है। देखिए यूपीएससी में इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनेंगे वो बेसिकली ये टॉपिक से आपका मेंस का, प्रीलिम्स में हालांकि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इस स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछा सकता है कि जैसे हम लोग इसमें जो थ्योरीज पढ़ते हैं, जैसे पढ़ेंगे अभी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, या सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो इसमें स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ देगा कि ये जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है इनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आपको इसके कॉन्सेप्ट भी पढ़ने हैं, और प्लस इसको मेंस के लिए इसकी जो राइटिंग है वो भी आपको, इसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको करनी है इस टॉपिक की। ठीक है, तो अगर आप अपने, जैसे कि आया कि कोई एग्जांपल, कोई क्वेश्चन आया कि जैसे
एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के ऊपर कि इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो आप उसकी स्टार्टिंग ऐसे भी कर सकते हैं इन दो नामों से जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं कि इब्राहिम साहब जो थे उन्होंने पहली बार ये चीज़ संभावना व्यक्त करी थी, और दूसरा एंटोनियो जो थे, इन्होंने पहली बार इन तीनों कॉन्टिनेंट्स का मिला के जो था वो मैप क्रिएट करा था। ठीक है, तो खैर अपने आंसर की स्टार्टिंग आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन कि भाई यहां से मन में, लोगों के मन में प्रश्न उठना, जिज्ञासा उठना जो था वो शुरू हो गया। और इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अब जो कैरेक्टर आएगा वो कौन है, उनका नाम है अल्फ्रेड वेगनर। मैं जानता हूं कि आप सबने इनका नाम सुना होगा, तो बस हम लोग इनके बारे में थोड़ी सी चीजें जान लेंगे। तो जो सबसे पहला नाम आ रहा है वो क्या आ रहा है, अल्फ्रेड वेगनर का। ये जो थे ये एक ऋतु वैज्ञानिक थे। ऋतु का मतलब है कि क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। ये डिसाइड करते थे कि कैसी ऋतुएं हैं, इनके ऊपर रिसर्च करते थे। बट इनकी रिसर्च का टच जो है वो एक्सपेंड कर गया कहाँ पर, ज्योग्राफी के ऊपर। तो इन्होंने कुछ अपनी थ्योरी दी थी। उस थ्योरी का नाम था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, तो ये थ्योरी किसने दिया, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो था वो किसने दिया था, अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था, जिसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब जैसा कि नाम से तात्पर्य है कि महाद्वीप का मतलब क्या हो गया, महाद्वीप क्या हो गए, ये सब क्या हो गया, कॉन्टिनेंट्स हो गए। विस्थापन का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यानी विस्थापन, यानी कि विस्थापित हो रहे हैं, पहले एक जगह फिर दूसरी जगह, कुछ समय बाद तीसरी जगह, ऐसे करके विस्थापित हो रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप की थ्योरी से नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है अब अपना जो भी ये थ्योरी बनाएंगे तो उसमें ये चीज़ बताएंगे कि कॉन्टिनेंट्स जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रहे हैं। तो बेसिकली हमें अल्फ्रेड वेगनर की जब हम लोग महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ेंगे तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में, इसको हम ऐसा पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं कि क्या क्या पार्ट्स में इनके बारे में हमको देखना है। जो ये बेसिकली इनके बारे का मतलब है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले कि जो इनकी परिकल्पना थी, ऐसे करके हम लोग टॉपिक डिवाइड कर लेंगे जिससे कि हमको पढ़ने में आसानी होगी। जो इनके एजम्पशंस थे, ठीक है, तो ऐसे करके आप भी ऐसे नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, कि इनके एजम्पशन क्या थे, इन्होंने क्या चीज़ें मानी। दूसरा, उसके पीछे जो इन्होंने एजम्पशन माने उसके पीछे इन्होंने क्या तर्क दिए, क्या रीजंस थे, या इसका सही वर्ड होगा क्या एक्सप्लेनेशन दिया। ठीक है ना, कैसे उसको एक्सप्लेन करा। तो इनकी परिकल्पना क्या थी, इन्होंने क्या सोचा, और वो जो सोचा था उसके पीछे इनका क्या रीजन था। तीसरा जो पॉइंट है वो है एविडेंसेस। एविडेंस का मतलब होता है प्रमाण। जो इन्होंने परिकल्पना सोची थी उसके क्या प्रूफ कर पाई है, जो इन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं इसका प्रूफ क्या है ना। इससे इनसे प्रूफ मांगा गया तो इन्होंने कुछ प्रमाण भी दिए कि भाई हमने ऐसा सोचा, मेरे मन में अगर ऐसा विचार आया है तो उसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, चौथा इनका क्रिटिसिज्म, यानी कि इनकी आलोचना। अब इनका जो तर्क था वो पूरी तरीके से सही नहीं था, तभी उनकी आलोचना हुई। तो सबसे पहले जो इस टॉपिक, इस चैप्टर का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, तो उसमें हमें ये 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, आई होप आप ये कॉपी में आपने नोट कर लिए होंगे। तो सबसे पहला जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो क्या है, इनका एजम्पशन क्या था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनका एजम्पशन। तो इन्होंने क्या एज्यूम करा, तो बेसिकली देखो ध्यान से, इन्होंने जो एज्यूम करी थी चीज़ें, वो चीज़ें कोई नई नहीं थी। इन्होंने हेल्प किसकी ली थी, इन्होंने हेल्प ली थी, याद करिए जब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ रहे थे तो उसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था, जो एक जोग्राफर थे एडवर्ड स्विस। एडवर्ड स्विस ने एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बोली थी कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ में बेसिकली ये 3 लेयर में डिवाइडेड है। सबसे ऊपर वाली लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, सियाल, इसके नीचे वाली लेयर को बोलते हैं सीमा, और सबसे नीचे वाली लेयर को क्या बोलते हैं, नीफे। तो ये किसका था, एडवर्ड स्विस जो जोग्राफर थे, ये कॉन्सेप्ट उनका था। हालांकि ये चीज़ हो गई है पुरानी, अब ये कॉन्सेप्ट हो गया है फेल क्यों, अब हम लोग क्या बोलते हैं, अब सबसे ऊपर वाली अर्थ को क्या बोलते हैं, क्रस्ट,
इसको क्या बोलते हैं मेंटल, और इसको क्या बोलते हैं कोर। ठीक है, तो ये हम लोग, ये अब की बात है, और ये क्या था, ये पहले था। तो ये वाले कॉन्सेप्ट को अब हम लोग बेसिकली हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं, बट हमको इसका कहीं पर भी ऐसा लिखना नहीं है अपने आंसर्स में। ठीक है, तो हमको यूज़ इन सब चीज़ों का करना है, क्रस्ट, मेंटल और कोर का। ठीक है, तो देखो हम अगर एल्फ्रेड वेगनर के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे तो हम लोग को ये सब लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली चीज़, पहली जो इनकी परिकल्पना थी वो यही थी, उन्होंने बताया कि भाई सियाल, सीमा और नीफे, सियाल, सीमा और नीफे का मतलब है कि जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं, जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं, कॉन्टिनेंट का मतलब होता है जो हमारे महाद्वीप हैं, वो किससे बने हैं, वो बने हैं सियाल से। जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो बने किससे हैं, वो हमारे सियाल से बने हैं। जो हमारे ओशियंस हैं वो किससे बने हैं, यानी कि महासागर, वो बने हैं किससे, सीमा से। सीमा का मतलब है सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, तो इनका जो पहली, मैं आपको पहली इनकी परिकल्पना बता रहा हूं, तो पहली ऐसे करके, ऐसे नंबर 1 आप लिख के, आप साथ में लिखते भी जाइएगा शॉर्ट हैंड में। कोई चीज़ आगे बढ़ रही तो आप पॉज कर दिएगा वीडियो। ठीक है, तो देखो कॉन्टिनेंट, इन्होंने बताया कि जो कॉन्टिनेंट है, जो पूरे महाद्वीप हैं, अगर ये पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के ऊपर जो ये महाद्वीप हैं, तो ये सब महाद्वीप जो हैं ये किससे बने हैं, ये सब कहाँ पर है, ये सब हैं सियाल में। ये सब बने किससे हैं, सियाल से बने हैं। जो कॉन्टिनेंट है ये बने हैं सियाल से, जो ओशियंस है वो बने हैं सीमा से। इन्होंने इसी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने अपनी बात बोली। इन्होंने बोला कि जो सियाल है, जो सियाल है वो सीमा पर तैर रहा है। इन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बोली, इन दोनों इक्वेशन से डिराइव करके इन्होंने ये चीज बोली कि जो सियाल है हमारा वो सीमा पर तैर रहा है। जो सियाल है हमारा वो कहाँ कहाँ पे तैर रहा है, सीमा पे। ठीक है, तो यानी कि जो कॉन्टिनेंट हमारे हैं वो ओशियंस पे क्या कर रहे हैं, फ्लोट हो रहे हैं, फ्लोट हो रहे हैं। ठीक है, ये इन्होंने एक कंक्लूजन इस चीज से ड्रॉ करा, क्योंकि इनका ये मानना था कि भाई पहले, अभी जब हम इसका दूसरा पॉइंट बताएंगे तब आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगी। तो पहला एजम्पशन जो था इनका ये था कि इन्होंने ये कॉन्सेप्ट को माना। अब ये कॉन्सेप्ट आगे चल के गलत होने वाला है, आपको भी पता है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट एजम्पशन जो इन्होंने माना वो ये था कि भाई एक इन्होंने नाम दिया, उसका नाम था पैंजिया। पैंजिया क्या है, ये जो है ये एक सुपर कॉन्टिनेंट है। सुपर कॉन्टिनेंट का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ा महाद्वीप। वैगनर साहब ने बोला कि पूरी पृथ्वी पर आज जैसे आप महाद्वीप देखते हो, ये जो मैंने बनाया था, अफ्रीका, ठीक है, एशिया, यूरोप और ओशनिया, ये सब जो महाद्वीप हैं ये सब कुछ नहीं था। सबसे पहले, बहुत समय पहले, केवल एक महाद्वीप था, और उसका क्या नाम था, उसका नाम था, वो क्या था, वो था हमारा पैंजिया, एकदम सेंटर में। ये है पैंजिया, इसको बोल रहे हैं ये सुपर कॉन्टिनेंट है। ठीक है ना, महाद्वीप, एक सिंगल महाद्वीप है, और इसके चारों ओर, इसके चारों ओर एक वाटर बॉडी थी, उसको क्या बोला इन्होंने, उसको बोला पैंथालासा। पैंथालासा को अगर बात करें तो ये क्या है, ये है हमारा सुपर ओशियन। तो पैंथालासा का मतलब ये जो वाटर बॉडी है ये क्या है हमारी, ये है पैंथालासा। तो जो कॉन्टिनेंट है हमारा वो है हमारा पैंजिया, और जो इसको, इस कॉन्टिनेंट को चारों तरफ से केवल एक सिंगल वाटर बॉडी है पूरी पृथ्वी पर। ठीक है ना, बहुत वृहद वाटर बॉडी, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है पैंथालासा। ये क्या है, ये है हमारा सुपर ओशियन। ठीक है, ये एजम्पशन था इनका, किसका, वैगनर का। इन्होंने बताया कि भाई पहले ऐसे कॉन्टिनेंट्स नहीं थे, पहले केवल एक सिंगल कॉन्टिनेंट था, और वो चारों तरफ एक बहुत बड़ी जलराशि से घिरा हुआ था। उस जलराशि का नाम था पैंथालासा। अब यहां तक की कहानी समझ में आती है। ठीक है, तीसरा एजम्पशन, ये सब एजम्पशन चल रहे हैं इनके। इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया किसके बारे में, फोल्ड माउंटेन्स के बारे में, वलित पर्वत के बारे में, कि भाई जो अर्थ पे फोल्ड माउंटेन्स आपको दिखते हैं, फोल्ड माउंटेन्स दिखते हैं, वो कैसे बने। बेसिकली जो माउंटेन्स थे, फोल्डिंग माउंटेन्स, ये कैसे बने। चौथा इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि अर्थक्वेक, इनसे पूछा गया कि अर्थक्वेक कैसे आता है, तो ये एक्सप्लेन करेंगे अभी कि अर्थक्वेक कैसे आएगा। पांचवा जो इनका एजम्पशन था, लेके किसको, वॉल्केनो को,
इनसे पूछा जाएगा कि अब बताइए इन्हीं कॉन्सेप्ट की हेल्प से, इन्हीं कॉन्सेप्ट की हेल्प से ये एक्सप्लेन करेंगे अर्थक्वेक को, इन्हीं कॉन्सेप्ट की हेल्प से ये एक्सप्लेन करेंगे वॉल्केनो को, इन्हीं कॉन्सेप्ट की हेल्प से ये एक्सप्लेन करेंगे कैसे पृथ्वी पर फोल्ड माउंटेन्स बन रहे हैं। तो जहां जहां पर फोल्ड माउंटेन्स हैं वहां वहां पर केवल इनके अकॉर्डिंग यही थ्योरी लगेगी, और जहां पर ये बताएंगे कि यहां पर फोल्ड माउंटेन्स होगा, उसके अलावा पूरी पृथ्वी पर कहीं आपको फोल्ड माउंटेन्स यानी कि वलित पर्वत नहीं मिलेंगे। अब इसके पीछे, इन सब के पीछे इनका, अब ये तो थी इनकी परिकल्पना कि भाई ऐसा ऐसा रहा है, ऐसा रहा होगा, जैसे नेबुलर हाइपोथेसिस थी, तो एक बताया ऐसा गैस का बादल रहा होगा, तो सेम एज इट इज यहां पर एल्फ्रेड वैगनर ने बताया कि ऐसा रहा होगा, एक कॉन्टिनेंट रहा होगा, एक ओशियन, तो कॉन्टिनेंट को हम लोग बोलते हैं सियाल और ओशियन को बोलते हैं सीमा, और जो सियाल है वो सीमा पर तैर रहा है। दूसरा एजम्पशन इनका था एक सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया, और एक पेंथालासा था, ये सुपर ओशियन था, ये वाटर बॉडी थी जो चारों तरफ से पेंजिया को घेरे हुए थी। फिर ये बताएंगे कि फोल्ड माउंटेन्स वलित पर्वत कैसे बनते हैं, फिर ये बताएंगे अर्थक्वेक कैसे जनरेट होता है, और अंत में ये बताएंगे वॉल्केनो कैसे बनते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बताएंगे ये महाशय इन सारी थ्योरीज से, जो इनकी मन की परिकल्पना है, ये ऐसा सोचते हैं। और हालांकि इन्होंने केवल ऐसे ये फर्जी बातें नहीं करी, इन्होंने इसके एविडेंसेस भी दिए, और कुछ एविडेंसेस जो हैं वो आज भी वैलिड हैं, ठीक है ना। तो कुछ एविडेंसेस इनके सही थे, बट इनकी पूरी थ्योरी सही नहीं थी। खैर, तो हमने अभी तक अल्फ्रेड वैगनर को, जो हमने 4 पार्ट में अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को डिवाइड करा था, उसमें सबसे पहला पार्ट क्या था, परिकल्पना, एजम्पशंस को हमने खत्म कर दिया। तो आई होप आपको ये चीजें इतनी सी, मैं बहुत आराम से इस टॉपिक को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि पूरी अब ज्योग्राफी जो है वो इन्हीं टॉपिक पे बेस्ड रहेगी। तो अब देखिए ये जैसे प्लेट टेक्टोनिक जितने लैंडफॉर्म हैं अर्थ पे, वो कैसे बनेंगे, वो सब कुछ इसी चैप्टर में आपको पता चल जाएगा। अगर यही चैप्टर आपका क्लियर नहीं हुआ तो फिर लैंडफॉर्म्स आप लाख पढ़ते रहिए, वो आपके समझ से परे हो जाएंगे, ठीक है ना, वो आपको रटना पड़ेगा। तो मैं यही चाहता हूं कि आप इसको आराम से पढ़िए जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, और बहुत शॉर्ट इसके लेक्चर्स बना बना के मैं अपलोड करूंगा, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना, एक दूसरे में कुछ भी चीज़ हौच पौच ना हो, कोशिश यही रहेगी, ठीक है। चलो ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि भाई अल्फ्रेड वैगनर जो थे उनकी जो परिकल्पना थी वो क्या थी। अब बात करी जाएगी कि अल्फ्रेड वैगनर जो थे, परिकल्पना वाला टॉपिक के बाद इनके क्या इसमें रीज़न क्या दिए, इन्होंने तर्क क्या दिए, या इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है, इन्होंने कैसे एक्सप्लेन करा सारी चीज़ों को। तो जितनी पॉइंट मैंने लिखे थे, मैं सारे पॉइंट्स का इनका एक्सप्लेनेशन आपको बता दूंगा, आप एक एक करके एक्सप्लेनेशन नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले पेंजिया वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। तो पेंजिया के कॉन्सेप्ट से सियाल सीमा भी क्लियर हो जाएगा, प्लस जो हमारा ये सारी चीज़ें थी, फोल्ड माउंटेन्स, अर्थक्वेक और वॉल्केनो, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या चीज़ थी, सबसे पहले इन्होंने बताया कि भाई हमारी जो पृथ्वी जब बनी थी, तो ये बात कर रहे हैं कौन से युग की, कार्बोनीफेरस युग की, कार्बोनीफेरस का जो इरा था उसकी बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए ये एक टॉपिक है, इसके बेसिक, ये कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कार्बोनीफेरस युग जो था वो आज से कितने पहले था, कितने साल पहले था, ऐसा कोई भी क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा। बस आपको ये थोड़े से टर्म हैं वो याद कर लेने हैं कि कार्बोनीफेरस जो था वो इरा कौन सा था, जुरासिक कौन सा था, टर्शरी इरा कौन सा था, इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, ठीक है। कोल जो बना था वो कौन से इरा में बना था, या फिर बात करी जाएगी फर्स्ट ह्यूमन लाइफ जो आई थी वो कौन से, होमोसेपियंस कौन से इरा में पहली बार आए थे। खैर, तो हम लोग बात कर रहे हैं कार्बोनीफेरस इरा की। तो उसमें वैगनर ने बताया कि एक हमारी पूरी पृथ्वी पर एक केवल सुपर कॉन्टिनेंट था, उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, उसको हम लोगों ने नाम दिया था पेंजिया, शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख दे रहा हूँ, PANG, समझ जाएंगे। और दूसरा जो वाटर बॉडी थी, दूसरी जो वाटर बॉडी थी, एक बहुत सुपर ओशियन था, वो क्या था, पेंथालासा था, ठीक है ना, पेंथालासा। ये क्या है, ये हमारी वाटर बॉडी है, ठीक है। अब क्या होता है,
कुछ टाइम के बाद जैसे ही कार्बोनीफेरस एरा का एंड हो रहा होता है और जो जुरासिक एरा है वो स्टार्ट हो रहा था। जुरासिक, इसका नाम ही है, जुरासिक पार्क मूवी से रिलेट करके देख लीजिए। जुरासिक वो एरा है जब हमारी पृथ्वी पर डायनासोर थे। जुरासिक एरा से डायनासोर स्टार्ट हुए थे और जुरासिक एरा जब खत्म होगा तो डायनासोर भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो पूरा इनका जो कहानी थी वो जुरासिक एरा में ही सीमित होकर रह जाएगी। तो मैं बता रहा हूं आपको कि जब कार्बोनीफेरस जो हमारा युग था, कार्बोनीफेरस एरा वो है जब पृथ्वी पे कोल बनना स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना। इसके बारे में बाद में चर्चा कर लेंगे, बट इतना जान लीजिए इसके बारे में एक फैक्ट है कि जब कोल बनना स्टार्ट हो गया था उस एरा को भी, वो भी कार्बोनीफेरस एरा में था। तो यहाँ पर जो ये पेंजिया और ये पैंथालासा हैं, इसमें क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीतता गया, कार्बोनीफेरस एरा खत्म हो रहा था और जुरासिक एरा शुरू हो रहा था, तो उस दौरान इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ चेंजेस हुए। ये जो पेंजिया था, देखिएगा ध्यान से, ये जो पेंजिया था बेसिकली ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये वही पैंथालासा बॉडी है, वाटर बॉडी, ये सुपर ओशियन। अब जो पेंजिया है, ध्यान से देखिए, ये दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो सबसे ऊपर वाले को क्या नाम दिया गया, दो पार्ट में डिवाइड हुआ तो ऊपर वाले का मतलब है जो पेंजिया डिवाइड होकर नॉर्दर्न साइड में चला गया उसका नाम हुआ लॉरेंशिया या अंगारा लैंड। जो सदर्न साइड में पेंजिया डिवाइड होकर गया उसका नाम था गोंडवाना लैंड। आई होप यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। जो नॉर्दर्न साइड का हमारा जो पेंजिया था उसका नाम था लॉरेंशिया या अंगारा लैंड, और सदर्न साइड वाले पेंजिया का नाम था गोंडवाना लैंड, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब देखो यार, थोड़ा सा आपको ये चीज़ इमेजिन करनी होगी और बहुत आसान टॉपिक है। अगर ये चीज़ समझ में आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी ज्योग्राफी में। देखो ये पेंजिया है, ठीक है ना, ये पेंजिया है, एक ऐसा सर्कल लो, वो पेंजिया है, ठीक है। जैसे ये मार्कर जो है वो पेंजिया है। कोई भी चीज़ टूटती है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, दिमाग में इसको विजुअल मतलब इसकी इमेज बनाओ और इसकी जो फिल्म है उसको महसूस करो, विजुअल, ठीक है। देखो कोई भी चीज़ है, ये मार्कर है, ठीक है, मुझे इस मार्कर को तोड़ना है तो मैं ऐसे पकड़ के ऐसे तोड़ूंगा, तो ध्यान से देखो जो बीच वाला हिस्सा है ये हमेशा ऊपर उठता है। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, तुम उसको ब्रेक करना चाहते हो तो तुम उसमें यहाँ से फोर्स लगाओगे, इधर नीचे की तरफ फोर्स लगाओगे तो बीच वाला हिस्सा ऊपर जाएगा। मैं ये बता रहा हूँ तुमको। तो जैसे ही मैं इसको ऐसे करके तोड़ूंगा तो बीच वाला हिस्सा ऊपर उठेगा। एक बात सोचो, इमेजिन करो कि बीच वाला हिस्सा जब ऊपर उठता है, बीच वाला यही चीज़ यहाँ पर जब टूटेगी, इसमें मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा था नीचे की तरफ, ये जब टूटेगी तो सबसे पहले जो क्रैक आएगा वो कहाँ पर आएगा, ऊपर की तरफ क्रैक आएगा कि नहीं आएगा, कि नीचे की तरफ क्रैक आ जाएगा। तो सबसे पहले ये चीज़ तो अभी जुड़ी रहेगी, ऊपर से क्रैक आना स्टार्ट होगा, ऊपर से क्रैक आना स्टार्ट होगा, और ऊपर से क्रैक होते होते जब ये चीज़ पूरी तरीके से अलग हो जाएगी तो वो क्रैक बढ़ते बढ़ते नीचे आएगा, और नीचे से भी जब अलग कर देगा तो ये चीज़ दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, सेम एज इट इज। जब पेंजिया जो था, इन्होंने बताया क्यों टूटा, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। जब ये रीजन, उसका एक्सप्लेनेशन अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसको पेंजिया को इन्होंने तोड़ना स्टार्ट करा तो ऊपर से पेंजिया पहले ब्रेक होगा। अब जैसे ही पेंजिया ऊपर से मेरे भाई ब्रेक होगा तो यहां चारों तरफ क्या भरा हुआ है, पानी। अब जब ये जो पानी भरा हुआ है, ये जो वाटर बॉडी है, ये पेंजिया के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगी, ये पेंजिया के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही ये ऊपर जो दरार पड़ेगी उस दरार को भरने के लिए पानी आ जाएगा और उस दरार में भरेगा। अब बराबर फोर्स लगता जा रहा है, फोर्स लगता जा रहा है, ऊपर से क्रैक आ चुका है, नीचे तक क्रैक बढ़ रहा है। तो जहां जहां तक क्रैक बढ़ रहा है, जहां जहां तक क्रैक बढ़ रहा है वहां वहां क्या है, पानी एंटर होता चला जा रहा है, पानी एंटर होता चला जा रहा है। अब जब पूरी तरीके से पेंजिया, लॉरेंशिया और गोंडवाना लैंड में अलग हो जाएगा तो बीच की जो स्थिति है, तो यहां पर क्या होगा, जो बीच की जगह है वहां पर एक वाटर बॉडी का निर्माण हो जाएगा। ये नई वाटर बॉडी है, इस वाटर बॉडी को नाम दिया गया टेथीस सी, टेथीस सागर। इस वाटर बॉडी का जो नाम था वो नाम था टेथीस सागर। चारों तरफ था पैंथालासा, पेंजिया के टूटने से बीच में जो जगह बचेगी उस जगह पर जो पानी भर गया उस बॉडी को नाम दिया गया टेथीस सी, ठीक है। अब ये तीनों चीजें क्लियर रखिएगा। ये बात हो रही है कार्बोनीफेरस एरा जब खत्म हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और कई दशक बीतते हैं, कई 100 साल 200 साल बीते
1000 साल, 10,000, लाखों साल बीतने के बाद एक स्थिति आई कि अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारी अर्थ है और ये जो है हमारा क्या था, अंगारा लैंड था, और हमारा ये क्या था, ये था गोंडवाना लैंड, बीच में था टेथीस सी, ये था अंगारा लैंड, ये था गोंडवाना लैंड, ये था पैंथालासा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, समझ में आ जाएगा आपको। तो ये जो गोंडवाना लैंड था, ऐसा कहा जाता है कि जुरासिक इरा में, जब कार्बोनीफेरस यूरा ख़त्म होगा और जुरासिक इरा स्टार्ट हो रहा है, तो जुरासिक इरा में क्या हुआ कि इस गोंडवाना लैंड में भी क्या हुआ, गोंडवाना लैंड भी ब्रेक होएगा। अब ये गोंडवाना लैंड ब्रेक हो रहा है, तो गोंडवाना लैंड जो ब्रेक हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ध्यान से देखना, यहीं पर बताता हूं। अब पूरा डायग्राम आपके मन में छप गया होना चाहिए अभी तक, ठीक है। तो अब उसके आगे की स्टोरी सुनिएगा। ये था हमारा गोंडवाना लैंड, ठीक है, ये वाला पोर्शन था जो हमारा गोंडवाना लैंड था, वो था, ठीक है। तो ये जो गोंडवाना लैंड था, ये गोंडवाना लैंड क्या हुआ, अब ये बीच से ब्रेक होएगा। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है टेथीस सी, ठीक है। अब ये बीच से ब्रेक होना स्टार्ट होगा, तो आधा पार्ट गया इधर और आधा पार्ट गया इधर। तो ये ब्रेक हुआ किसका, गोंडवाना लैंड का। दो पार्ट में ब्रेक हुआ, कब, जुरासिक इरा में। जैसे ही गोंडवाना लैंड का ब्रेक हुआ दो पार्ट में, तो जो ये वाला पार्ट है इसी को बोला गया, ये क्या है, ये हमारा साउथ अमेरिका है, और जो ये वाला पार्ट है इसको बोला गया, ये क्या है, ये हमारा अफ्रीका है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे ही गोंडवाना लैंड ब्रेक होगा, तो गोंडवाना लैंड ब्रेक होगा किसमें, साउथ अमेरिका में और अफ्रीका में। अब देखिए, कोई भी चीज़ है वो ब्रेक हुई, अब ब्रेक होती है, तो ब्रेक होने के बाद अब क्या हो रहा है, यही चीज़ें, साउथ अमेरिका ऐसे बन गया, अफ्रीका ऐसे बन गया। तो वैगनर साहब ने बताया कि देखिए कहाँ से हम लोग शुरुआत करी थी, हम लोगों ने पेंजिया से। पेंजिया धीरे धीरे स्प्लिट होते दो पार्ट में हुआ। अब जो गोंडवाना लैंड है वो भी स्प्लिट होके दो पार्ट में हुआ। सेम एज इट इज अंगारा लैंड जो था वो भी स्प्लिट होके दो पार्ट में चला जाएगा। अब इसके ऊपर जो ये अंगारा लैंड था वो भी स्प्लिट हुआ, तो ये वाला जो पोर्शन था वो क्या बन जाएगा, नॉर्थ अमेरिका, और जो ये वाला पोर्शन है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा यूरोप। अब इसी अफ्रीका और आगे अफ्रीका जाएगा, तो अफ्रीका का फर्दर डिवाइडेशन होगा। तो अफ्रीका से ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसी से हमारा एक पार्ट ऐसा टूट के निकलेगा, तो वो यहां चला जाएगा। जैसे ये ऑस्ट्रेलिया, एक पार्ट टूटेगा, वो यहां पर ऐसे बन जाएगा। इसको क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, ये है क्या, मेडागास्कर। और इसी से जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट टूटेगा वो क्या है, ऐसा करके ऐसा टूटा, ऐसा, वो क्या है, हमारा इंडिया। तो यानी कि अफ्रीका से टूट के तीन जो लैंडमास हैं बड़े ह्यूज वो निकले। पहला लैंडमास कौन सा था, मेडागास्कर, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया और तीसरा है इंडिया। ये तीन तो हमने देख लिया कि किस तरीके से जो गोंडवाना लैंड था वो जुरासिक इरा में डिवाइड होता है, और वो कैसा, वर्टिकली डिवाइड होता है। वर्टिकल डिवाइड हुआ, और वर्टिकल डिवाइड होते होते वो किस में डिवाइड हो गया, अफ्रीका में और साउथ अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका में डिवाइड हो गया। अब देखो ये जो अफ्रीका है, ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप, ये आगे चल के और फर्दर डिवाइड होगा। तो इसी से एक टुकड़ा निकला, उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, मेडागास्कर। इसी से एक और टुकड़ा निकला, उसको हमने क्या नाम दिया, ऑस्ट्रेलिया। तो हमने देखा कि किस तरीके से गोंडवाना लैंड जो है वो वर्टिकली डिवाइड हुआ और दो पार्ट में हो गया। एक पार्ट कहलाया साउथ अमेरिका और एक पार्ट कहलाया क्या, अफ्रीका। फर्दर आगे जाके अफ्रीका में भी, अफ्रीका से भी तीन पार्ट निकले, क्या, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अपना भारत। ठीक है, ये कहाँ से निकला हुआ है, ये अफ्रीका से निकला हुआ है। तो अभी तक की जो थ्योरी थी, तो उसमें क्या हुआ था कि जो ये पेंजिया था, हम लोगों ने लगातार देखा कि ये जो पेंजिया है,
किस तरीके से ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ और इसके बीच में जो जगह थी उसमें क्या बन गया, टेथीस सी बन गया। वापस से कुछ समय बाद गोंडवाना लैंड अब वर्टिकली डिवाइड हुआ। देखिए ये हॉरिजॉन्टल डिवाइड हुआ था, गोंडवाना लैंड कैसा, वर्टिकली डिवाइड हुआ। अब जब ये वर्टिकली डिवाइड हुआ तो हमको पता है कि अब इसके बीच में भी पानी भर जाएगा। ये जो पैंथालासा टेथीस सी है, ये इसके नीचे भी वाटर बॉडी भर जाएगी। तो इस वाटर बॉडी को क्या नाम दिया गया, ये जो वाटर बॉडी थी ये हमारा बना क्या, ये हमारा बना अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर कब बन रहा है, जब गोंडवाना लैंड डिवाइड हो रहा है। और कहाँ कहाँ किसके बीच में, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में। अगर उसको मैप में देखेंगे भी तो ऐसा अटलांटिक ओशन दिखाई देगा आपको, ऐसा एस शेप में बनता है। तो एस शेप का ओशियन किसको बोलते हैं, अटलांटिक ओशन को बोलते हैं। तो ये गोंडवाना लैंड के टूटने से बना। अब देखिए जब अफ्रीका से इंडिया अलग होगा, फॉर एग्जाम्पल की जैसे आप एग्जाम्पल देखिए कि फॉर एग्जाम्पल कि ये है अफ्रीका, तो अफ्रीका से इतना पार्ट अलग होकर इंडिया बनेगा। तो जो बीच में जगह आएगी, जो बीच में जगह आई, तो इसी को हम लोग क्या बोल दिया, ये क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा इंडियन ओशियन, ये बनेगा हमारा इंडियन ओशियन। और ये इंडियन ओशियन जब बन रहा है तब उस समय कौन सा इरा स्टार्ट हो रहा है, टर्शरी इरा स्टार्ट हो रहा है। तृतीयक जो टर्शरी है वो इरा स्टार्ट हो रहा है। तो वहां पे कौन सा बन रहा है, इंडियन ओशियन बन रहा है। किससे अलग होके, जब अफ्रीका से इंडिया अलग होगा तो बीच में जो पार्ट है उसमें क्या हुआ, उसमें जब जल का भराव हो जाएगा तो उसमें बनेगा क्या, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो किस तरीके सॉरी इंडियन ओशियन। और पैसिफिक ओशियन क्या, पैसिफिक ओशियन यही जो पैंथालासा है, प्राचीन पैंथालासा, इसी को क्या बोल दिया गया, इसी को बोल दिया गया पैसिफिक ओशियन। जो सबसे पुराना ओशियन कौन सा है, पैसिफिक। और उसके बाद कौन सा बनेगा, उसके बाद बनेगा अटलांटिक। और फिर उसके बाद कौन सा बनेगा उसके बाद बनेगा इंडियन ओशियन। तो देखिए वैगनर ने जैसा इसका नाम रखा था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो वो समझाए भी किस तरीके से उन्होंने समझाया कि जो पेंजिया था वो स्प्लिट हुआ, फिर गोंडवाना लैंड स्प्लिट हुआ और अंगारा लैंड भी स्प्लिट होगा। अंगारा लैंड जो है वो भी डिवाइड होकर दो पार्ट में डिवाइड हुआ। इधर वाले पार्ट को, जो ये वेस्टर्न साइड वाला पार्ट है, इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया नॉर्थ अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका। और इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया यूरोप, ये है यूरोप। तो अंगारा लैंड भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से विपरीत खिसकते हुए चले जा रहे हैं, ये भी एक दूसरे से विपरीत खिसकते हुए चले जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है आज के विश्व के मानचित्र में देखिए तो हर राज्य क्या है, स्कैटरिंग फॉर्म में है हर कंट्री। और उस बहुत समय पहले क्या था, एक ही स्थलखंड एक ही है, जो इसको बोलेंगे लैंडमास जो है पूरी पृथ्वी पर एक ही स्थलखंड है, उसका क्या नाम था, पेंजिया। और आज अगर मैप देखोगे तो कई सारे मैप तुम्हें ऐसे, यही स्थलखंड पेंजिया जो है वो पूरा स्कैटर्ड हो गया, बिखर गया। तो इसी को क्या बोल रहे हैं कि एक पेंजिया स्थलखंड जो था वो इतना उसका बिखराव हो गया और ये लगातार बिखराव जारी है। तो इसको क्या बोल रहे हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बोल रहे हैं। तो हम लोगों ने लेक्चर की शुरुआत में हमने ये चीज आपको बताई थी कि पहले आज का जो विश्व है क्या ये पहले से ही था। तो उससे वैगनर ने बोला कि नहीं भाई, पहले एक स्थलखंड था और आज इस तरीके से स्थलखंड बिखरे हुए हैं। तो क्या ये भविष्य में भी बिखरे, भविष्य में भी इसका एक्सपेंशन जारी रहेगा, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जो सारी क्रियाविधि, जो जिस फोर्सेस के कारण, जिस एक्टिविटी के कारण यहां से लेकर और ये सब बन रहा है, तो वो क्या है, वो अब धीरे धीरे आगे भी फ्यूचर में भी ये चीज़ स्टार्ट रहेगी। तो ये थी जो वैगनर ने हम लोग को बताया कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या था। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा, आई होप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग बात कर रहे थे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत।